नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया है जनता दरबार। दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं फरियादी। सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायत सुनी है और त्वरित निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भी भेजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भी भेजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दूर दूर से उन्होंने फरियादियों को बुलाया है, फरियादी आए हैं, उनकी समस्या सुनी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जनता दरबार की तस्वीरें हैं जब दूर दूर से फरियादी आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। फरियाद अपनी लेके आए हैं, ये अपनी समस्या उन्होंने सूबे के मुखिया को बताया है और सूबे के मुखिया ने फिर समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी है। इसी के साथ बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तब जब गोरखपुर जाते हैं तब उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। इसी के साथ आगे उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहे हैं गोरखपुर में। बता दें कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भी भेजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भी भेजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम के बाद संबोधन भी देंगे सीएम योगी। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। डिजिटल पुस्तकालय का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का गोरखपुर के दौरे पर है। पहले उन्होंने जनता दरबार लगाया और ऐसे में आगे का कार्यक्रम उनका होने जा रहा है। और दिल्ली सर्विस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप किया है जारी। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो व्हिप जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए सदन में रहने के लिए कहा गया है और दिल्ली सर्विस बिल को लेकर ये व्हिप जारी किया गया है। आपने राज्यसभा सांसदों को ये व्हिप जारी किया है और ऐसे में कहा गया है उनसे साफ तौर पे कि आप 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहे, यानी कि आज से सोमवार से आप 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहे। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी किया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में कई यहाँ पे बिल आने हैं, कई यहाँ पे विधेयक पारित होने हैं और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है और कहा है सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से कि आप 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक मौजूद रहे सत्र में। और दिल्ली सर्विस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये व्हिप जारी कर दिया है। आम आदमी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप किया है जारी और पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहे। तो बता दें कि एक के बाद एक बिल पारित होने और ऐसे में दिल्ली के कई बिल भी आने हैं। अध्यादेश दिल्ली का हो तो उसको लेकर भी कई चर्चाएं भी चल रही हैं और ऐसे में मॉनसून सत्र चल रहा है तो काफी अहम हो जाता है तमाम पार्टियों के लिए, तमाम राज्यों के लिए कि वो अपने कौन से बिल लेके आ रही हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये व्हिप जारी करके राज्यसभा सांसदों को कहा है कि 31 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए आप सदन में मौजूद रहे, अनिवार्य है सदन में मौजूद रहना। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर यह व्हिप जारी किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो वही जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी हुई है। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हुई है। गुजरात से मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग की गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की है। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल है। तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4 यात्री है और बता दें कि इसमें एक आरपीएफ का जवान भी शामिल है। तो जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी हुई, उसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और आरपीएफ के एसआई समेत 4 लोगों की जान चली गई है। मुंबई से गुजरात जा रही थी ये ट्रेन जब ये फायरिंग की गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ये फायरिंग की है और ऐसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की है। तो जवान और एक यात्री की मौत हो चुकी है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई है और ऐसे में महाराष्ट्र के पालघर में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। जांच पड़ताल चल रही है कि किन कारणों की वजह से चेतन ने फायरिंग की है, क्योंकि वो आरपीएफ का खुद कांस्टेबल है। ऐसे में चेतन के द्वारा ये फायरिंग की गई है। आखिर क्या कारण थे कि
उसने फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। काफी अहम बताया जा रहा है ये पूरा मामला, और ऐसे में अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। कारणों का पता लगा रही है पुलिस। तो जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में ये गोलीबारी हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की जान चली गई है, उसमें एक यात्री भी शामिल है। और ऐसे में गुजरात से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन जब ये फायरिंग की गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही फायरिंग की है। चेतना बताया जा रहा है किन कारणों से फायरिंग की गई है, तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है। जांच पड़ताल लगातार आगे है। और दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राव रेवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने वाली है। मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई कर रही है कोर्ट। और ऐसे में दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई पिछले दिनों से नजर आ रही है। आज राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की एक बार फिर से पेशी होनी है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद है और एक के बाद एक शिकंजा उनके ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई कर रही है कोर्ट, और चार्जशीट पर सुनवाई कोर्ट कर रही है। राव रेवेन्यू कोर्ट द्वारा ये सुनवाई हो रही है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे में इसलिए उनकी एक के बाद एक जो दायर याचिका है वो खारिज होती हुई नजर आ रही है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई की है इससे पहले और उनकी याचिका एक के बाद एक खारिज होती हुई नजर आ रही है। आज भी सुनवाई होनी है। आज क्या कुछ सुनवाई में निकल के आएगा वो हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मामला मनीष सिसोदिया के शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा है, जिसको लेकर उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। राव रेवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी, पेशी होगी। मनीष सिसोदिया की कई गंभीर आरोप जो है वो चार्जशीट में लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। वही बता दें कि आज बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पहली बैठक होने जा रही है। चुनाव को लेकर मंथन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। संसद भवन में बीजेपी सांसदों की दूसरी बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी आज 2 बड़ी बैठकें करने जा रही है। पहली बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। पीएम मोदी किस तरीके से आगे बढ़ना है, जीत का मंत्र भी देंगे तमाम अपने सांसदों को। और इसी के साथ बता दें कि संसद भवन में दूसरी बैठक होने जा रही है। तो 2 बैठक होने जा रही है। 2 महत्वपूर्ण बैठक है आज बीजेपी के लिए। और पहली बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में, तो दूसरी बैठक बता दें संसद भवन में बीजेपी के सांसदों की होने वाली है। सभी प्रांतों के नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। नितिन गडकरी की भी अगुवाई इस बैठक में होने जा रही है। और ऐसे में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक पहली होने जा रही है। दूसरी बैठक सभी सांसदों की बैठक संसद भवन में होने जा रही है। दोनों बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आगे के रोड मैप को लेकर चर्चा होगी, ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है उसको लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर कौन से राज्य में कितनी छाप छोड़नी है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की आज 2 महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पहली बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। पीएम मोदी मंथन करेंगे चुनावों को लेकर, जो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आने हैं या फिर लोकसभा चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव है 2024 का। और ऐसे में किस तरीके से जो गठबंधन है इंडिया उसको ध्वस्त करना है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो 2 बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है आज। और बीजेपी के लिए काफी अहम दिन आज माना जा रहा है। बैठक में जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। तो पहली बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। दूसरी बैठक संसद भवन में तक सभी सांसदों की होने वाली है। और ऐसे में पीएम मोदी जीत का मंत्र भी देंगे तमाम कार्यकर्ताओं को। और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और मणिपुर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जो वीडियो वायरल हुआ था उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हल्फनामा और ऐसे में आज सुनवाई होनी है। तो मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ था, संवेदनशील वीडियो जो वायरल हुआ था, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई ने खुद इस पर संज्ञान लिया था। पिछले सुनवाई में सीजीआई की तबीयत नासाज थी और ऐसे में आज की तारीख दी गई थी और आज सुनवाई होने जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
दाखिल किया है हल्फनामा, जिसपे आज सुनवाई होने जा रही है। काफी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। मणिपुर से जुड़ा ये पूरा मामला है। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें सीजीआई ने मणिपुर सरकार को फटकार भी लगाई थी और ऐसे में कुछ संज्ञान लेते हुए आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हल्फनामा और ऐसे में इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। पिछले 2 बार सुनवाई टाल दी गई क्योंकि सीजीआई की तबीयत ठीक नहीं थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भदोही जनपद ओराई कोतवाली क्षेत्र के सहसेपुर गांव में एक राज मिस्त्री की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां मिस्त्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि राज मिस्त्री मजदूरों के साथ एक मकान पर निर्माण कर रहा था, जहां राजमिस्त्री से मकान मालिक को ओवर टाइम काम कराना चाहता था। जब उसने काम करने से मना कर दिया तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। इसी दौरान मकान मालिक ने राजमिस्त्री के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो वहीं राजमिस्त्री की मौत के बाद मकान मालिक ने भी अपने गले पर किसी नुकीले हथियार से वार कर लिया, जिसके कारण वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो मिस्त्री और मालिक के बीच में काम को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई में बात बढ़ गई और ऐसे में बता दें कि मकान मालिक द्वारा राजमिस्त्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और खुद मकान मालिक ने किसी नुकीली चीज से अपने गले को भी रेत दिया, जिसके कारण वो घायल हो गया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा विवाद जो था ओवर टाइम को लेकर हुआ था। राजमिस्त्री द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि जितना वक्त है मैं उतना ही काम करूंगा, लेकिन मकान मालिक द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मौत के घाट उतार दिया राजमिस्त्री को मकान मालिक ने और खुद मकान मालिक ने अपने गले को रेत कर घायल कर लिया खुद को। और ऐसे में मकान मालिक की तबीयत अभी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है कि पूरा मामला क्या था, जो बताया जा रहा है वो सच है या उसके पीछे भी कोई वजह है। तो पूरा मामला राजमिस्त्री और मकान मालिक के बीच में काम को लेकर हुआ था, ओवर टाइम को लेकर हुआ था और इसके बाद से मामला इतना बढ़ गया कि मकान मालिक ने राजमिस्त्री को मौत के घाट उतार दिया। और रायबरेली में स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना से मिले बजट को खर्च करने में देरी हो रही है, जिसको लेकर सांसद सोनिया गांधी नाराज है। स्वीकृति के करीब 8 महीने के बाद भी 2 करोड़ के कार्य आरंभ ही नहीं करा पाए हैं। वहीं शुरू कराए गए कार्यों की प्रगति भी धीमी है। करीब 22 सड़कों का काम ना तो जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने डीएम और सीडीओ को पत्र भेजकर इसके लिए कार्यदायी विभागों को उत्तरदायी बताते हुए कार्यों को शुरू कराकर प्रगति रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि जिले में विकास कार्य कराने के लिए सांसद सोनिया गांधी को हर साल बजट मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष में सांसद ने निधि से 22 सड़कों का निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दी थी। सड़कों को बनवाने की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दी गई है। तो 8 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ है काम। 2 करोड़ का बजट है पूरा और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रही है। रिपोर्ट मांगी गई है। सड़कों का काम ना होने से सोनिया गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि उनकी तरफ से कई सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। बजट काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे में अभी भी यहाँ की सड़कें जो है वो जर्जर हालत में नजर आ रही है। सवाल किया गया है कि आखिर निर्माण क्यों नहीं हुआ। 8 महीने का वक्त बीत गया, अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, इतनी देरी क्यों हो रही है। बजट जब हमें आपको स्वीकृति दे दी है फिर भी काम में क्यों देरी हो रही। तमाम सवालों को लेकर सोनिया गांधी नाराज दिख रही हैं और ऐसे में डीएम एसडीओ को भी उन्होंने पत्र लिखा है और मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार भी उन्होंने जो बजट दिया था उसके हिसाब से काम नहीं हुआ था। बता दें कि सांसदों को पैसे दिए जाते हैं, अपने क्षेत्र में आप काम कराइए और इसी संदर्भ में सोनिया गांधी ने भी अपने क्षेत्र में काम बढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। सड़कों का निर्माण करने के लिए या जो भी जर्जर इलाके हैं उसको ठीक करने के लिए उनकी तरफ से मोटी रकम दी गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। चूंकि 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। खबर में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनिए। मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी,
4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। आधार आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। 500 साल से न जाने कितने अगिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। मणिपुर दौरे पर गए इंडिया विपक्षी गठबंधनों का डेलीगेशन अब दिल्ली लौट आया है। 21 सांसद हिंसा प्रभावित राज्य में गए हुए थे। मणिपुर दौरे से लौटने से पहले INDIA के प्रतिनिधि मंडल गठबंधन ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा। वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन ने कहा है कि लोगों ने वहां हमारा स्वागत किया। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। और क्या कुछ कहा विपक्षी गठबंधनों का डेलीगेशन ने, सुनिए। क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालत को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ चल जाएंगे। आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से नया गठबंधन बनाया है। उन्होंने संगठन का नाम छात्र राजद भारत रखा है। छात्र राजद भारत की पहली बैठक आज मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर हुई। बैठक के मुख्य रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव और काफी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन वो बैठक में नहीं आए। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बाबा साहब के विचार वाले दल इंडिया के तहत एकजुट हो रही हैं। जल्दी महाराष्ट्र में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पंचायत स्तर पर छात्र नौजवान पूरे देश में घूमे। नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश की अखंडता को हम मिटने नहीं देंगे।
बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करेंगे। सिद्धार्थनगर के शौतरगढ़ में एक हॉस्पिटल में 2 दिन पहले एक महिला की लापरवाही के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी नींद से जागे और शौतरगढ़ कस्बे के छापामारी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान अस्पताल में ना कोई डॉक्टर पाया गया और ना ही कोई वैध कागजात मिले। इस क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार शौतरगढ़ के मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड और अन्य उपकरण के साथ अस्पताल को सील कर दिया गया। साथ ही कस्बे में मौजूद नवजीवन हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि लगातार प्राइवेट अस्पताल लापरवाही कर रही हैं, इसलिए छापेमारी की जा रही है और अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। तो निजी अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है, महिला की मौत हो गई है लापरवाही के कारण, और ऐसे में अस्पताल की चेकिंग की गई तो कई ऐसे उपकरण थे जो कि काम नहीं कर रहे थे और लापरवाही लगातार अस्पताल की तरफ से बढ़ती जा रही है। निजी अस्पताल बताए जा रहे हैं, इसको लेकर अब प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। कई अस्पताल सील भी कर दिए गए हैं और अभी आगे भी छापेमारी जारी रहेगी, ये प्रशासन की तरफ से कहना है, क्योंकि निजी अस्पताल द्वारा लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ये कार्रवाई निजी अस्पताल के खिलाफ की जा रही है। ऐसे में प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रही है। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एक के बाद एक छापेमारी लगातार जारी है और माना जा रहा है कि आगे भी कई अस्पताल सील हो जाएंगे, क्योंकि जो लापरवाही निकल के सामने आ रही है काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। कई लोगों की जान चली जाती है लापरवाही के कारण, एक महिला की भी मौत हो गई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर निजी अस्पताल के द्वारा लापरवाही क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी एक महिला की मौत हो गई है और ऐसे में सिद्धार्थनगर का यह हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिसको सील कर दिया गया है छापेमारी के बाद। ऐसे जो हॉस्पिटल के पास उपकरण होने चाहिए वो उपकरण मौजूद नहीं थे, जिसके बाद से सील कर दिया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव पर 2 अगस्त को हो सकती है चर्चा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, जिसपे 2 अगस्त को चर्चा हो सकती है। 2 अगस्त को लोकसभा में चर्चा शुरू होने की संभावना है और आज लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की बैठक होने जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 2 अगस्त को होगी। तो 1 अगस्त को चूंकि पीएम मोदी पुणे के दौरे पर रहेंगे तो 2 अगस्त की तारीख तय की गई है कि 2 अगस्त को चर्चा हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। पहले अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला द्वारा कहा गया है कि डेट दी जाएगी। अब डेट लग रहा है कि 2 अगस्त को ही इस पे चर्चा होनी है। अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के द्वारा लाया गया है और ऐसे में तमाम विपक्षी गठबंधन ये लेके आए हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी मौजूद रहे सदन में, इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरा का पूरा आंकड़ा जो है वो बीजेपी की पाले में आते हुए नजर आ रहा है। एनडीए जो है इस वक्त भारी नजर है, लेकिन इसके बाद से भी इंडिया द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम को देना होगा, इसलिए विपक्षी पार्टी यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। बता दें कि सांसद गौरव गोगोई द्वारा, कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, जिनके द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव पिछले दिनों लेके आया गया था और चूंकि सुबह 10 बजे से पहले यह अविश्वास प्रस्ताव आपको देना होता है, उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव दे भी दिया है। ओम बिरला ने ये स्वीकार भी कर लिया है। तारीख 2 अगस्त की बताई जा रही है।
जब यह अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पे रखा जाना है, इस पे चर्चा होगी, पीएम मोदी की मौजूदगी होगी, पीएम मोदी जवाब देंगे। क्योंकि मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, सदन में आके जवाब दे, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों सदनों में पीएम मोदी को मणिपुर पर जवाब देना होगा। तो 2 अगस्त का दिन काफी अहम माना जा रहा है। संसद में चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 1 अगस्त को, चूंकि प्रधानमंत्री पुणे के दौरे पर रहेंगे, इसलिए 2 अगस्त का दिन, 2 अगस्त की तारीख तय की गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।